गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका सुबह सुबह हमारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का अंबेडकर अध्ययन केंद्र और लोक प्रशासन विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। कहाँ स्वागत करते हैं? हम स्वागत करते हैं एक ऐसी चर्चा में जो हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में पहली बार हो रही है। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हमारे जूम और यूट्यूब के साथी हूबहू देख रहे हैं। संविधान सभा का 7वां सत्र चल रहा है साथियों। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का सत्र 7वां प्रारंभ हुआ था। 8 जनवरी 1949 तक चला। हमारे इन सत्रों की हूबहू चर्चा की जो सबसे खूबसूरत बात है कि हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं दिनों पर चर्चा की जाए जिस दिन संविधान सभा में अवकाश था। हम हमारे यहाँ पर भी अवकाश रखते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा में क्या हुआ, उस पर चर्चा 24 नवंबर 2023 यानी 75 वर्ष के ठीक बाद में। आज अपनी बात को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि आज संविधान सभा में जबरदस्त 2 विषय पर चर्चा होगी। पहला विषय शराबबंदी है। शराब के सेवन पर रोक लगनी चाहिए या पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, या औषधि उपयोग के लिए शराब की परमिशन दी जा सकती है। ऐसे ही कुछ विषय पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के विचारों को जानने का अवसर मिलेगा। उनकी आपत्तियां, उनके तर्क वितर्क, हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ साथियों, गाय का वध, पशुओं के वध के संदर्भ में भी चर्चा होगी। उन पर रोक लगाने के संदर्भ में चर्चा होगी। आप ध्यान रखिएगा, आज का जो संविधान है भाग 4 के अंतर्गत जो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो दे रखे हैं। यूट्यूब को जोड़िए भाई, यूट्यूब वालों के मैसेज मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा देखिए इसको। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 आप बहुत ढंग से देख लीजिएगा। आज अनुच्छेद 47 पे भी चर्चा करेंगे, आज थोड़ी सी चर्चा अनुच्छेद 48 पर भी होगी और थोड़ी सी चर्चा आर्टिकल 49 पर भी होगी। तो इन अनुच्छेदों को अगर आपने ढंग से देख रखा है तो आपको आज की चर्चा में बड़ा आनंद आने वाला है। शुरू करते हैं। 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा में क्या क्या हुआ, उन विषयों पर चर्चा करने के लिए जरा देखिएगा। आपके यहां पर देख सकते हैं वार भी दिखाई दे रहा है, और वार वहां पर है बुधवार और अपने यहां पर है शुक्रवार। 26 नवंबर 2023 को हमारे यहां पर आज शुक्रवार है, वहां उस दिन 24 नवंबर 1948 को बुधवार है। भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट विषय 2 दे रखे हैं। एक सदस्य का निधन हो गया, उसके ऊपर शोक व्यक्त किया जाएगा और इसके बाद में संविधान के कुछ अनुच्छेदों पर चर्चा की जाएगी। आज मैं पहले से बता देता हूं, हमारी ये जो चर्चा है 7:30 से लगाकर 8:45 तक रहने वाली है। लगभग 8:45 पर हम अपनी चर्चा का वाइंड अप कर लेंगे। आपको लगभग 8:05, 8:07 के आसपास फीडबैक लिंक मिल जाएगा, तो इसलिए सक्रियता के साथ इससे जुड़े रहिएगा। भारतीय विधान परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में प्रारंभ हो रही है, नई दिल्ली में है ये, और प्रातः 10 बजे है। उपाध्यक्ष डॉक्टर HC मुखर्जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा में उपाध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। शुरुआत में संविधान सभा के एक मेंबर, नाम है कन्हैयालाल मनाना, की मृत्यु हो गई है। इस मृत्यु की सूचना संविधान सभा में उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा दी जाएगी और फिर संविधान सभा की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी। शुरुआत में जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि मध्य भारत से इस संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री कन्हैयालाल मनाना की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई। समाचार पत्रों में इस प्रकार का समाचार निकला है। हमने पता किया तो वाकई में उनके निधन की सूचना है। तो ऐसी स्थिति में वो संविधान सभा से निवेदन करते हैं कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए, और फिर संविधान सभा के सारे मेंबर्स 1 मिनट के लिए खड़े हो गए। यानी 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा के एक मेंबर कन्हैयालाल मनाना जी का जो निधन हो गया है उस पर शोक प्रकट करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रारंभ हो रही है। तो मेरे भाई पूछ रहे हैं कि सारे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है क्या? सारे सत्रों के वीडियोस उपलब्ध है। अब तक 7वां सत्र पर हम लोग चर्चा करते करते पहुंच गए, तो सारे सत्रों के वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है। यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने का उद्देश्य यही तो था कि जूम पर तो कुछ एक मित्र मेरे जुड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो बाद में अगर इन वीडियोस को देखना चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसी वजह से यूट्यूब पर सारे वीडियोस डेट वाइज उपलब्ध है।
इसके बाद में चर्चा प्रारंभ की जा रही है। यस, कन्हैयालाल मनाना नाम है उनका। अनुच्छेद आ रहा है आर्टिकल 38। ये उस समय का आर्टिकल 38 है। आज का आर्टिकल कौन सा होगा अभी आप देख लेना। क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय? आज की कार्यवाही में हम संविधान के मसौदे के उस विशेष अनुच्छेद से प्रारंभ करेंगे जिससे हमारा संबंध है। इसके बाद में वो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का नाम बोलते हैं जो कि संयुक्त प्रांत से है। मैं जिस संशोधन को उपस्थित कर रहा हूं वह श्री महावीर त्यागी के संशोधन का संशोधन है। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद है तो कल महावीर त्यागी जी ने संविधान सभा में एक संशोधन रखा था। वो शराबबंदी के संदर्भ में एक संशोधन रखना चाहते हैं। वो शराबबंदी पूरी तरह से चाह रहे हैं, वो शराब के सेवन पर पूरी तरह से रोक चाहते हैं। इवन उन्होंने यहां भी ये भी कहा कि मुझे लगता है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो शायद मुझे मेरे इस संशोधन पर कुछ गालियां दे सकते हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि शराबबंदी का ये जो संशोधन मैं जो रख रहा हूं उसकी वजह से हो सकता है कि देश की हजारों लाखों स्त्रियां मुझे आशीर्वाद भी देगी। ऐसा भी महावीर त्यागी जी ने कल कहा, अगर आप लोगों को याद है। उसी बात को आगे बढ़ा रहे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि ये उनको मान्य होगा क्योंकि उन्होंने अपने संशोधन में वैश्विक प्रयोजन को छोड़कर शब्द नहीं रखे। अब देखिए दिक्कत कहां आ रही है। आपने अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 वर्तमान का जो है वो अगर देख रखा है तो उसमें नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई है, लेकिन औषधि के उपयोग के लिए नशीले पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। यानी औषधि यानी चिकित्सा उपयोग के लिए हम नशीले पदार्थों के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 47 में लिखा कि औषधि उपयोग चिकित्सा उपयोग को छोड़कर क्या लगेगी? नशीले पदार्थों के ऊपर सेवन पर रोक लगेगी। ऐसा आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 कह रहा है। अब देखिए सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि महावीर त्यागी जी ने जो संशोधन रखा उसमें वो पूरी तरह से नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन मैं जो संशोधन रख रहा हूं वो है कि औषधि उपयोग को छोड़कर नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगेगी। मेरा यह संशोधन है। यानी महावीर त्यागी जी के संशोधन में संशोधन है प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का। वो कह रहे हैं कि मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि यह शब्द जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ तथा वैषजों का औषधि उपयोग को छोड़कर सेवन करने के लिए निषेध का प्रयास करेगा राज्य। यानी नशीले पदार्थों जो शरीर के लिए बहुत घातक है उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी, लेकिन औषधि उपयोग को छोड़कर। यह प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का संशोधन है। जबकि महावीर त्यागी जी कह रहे हैं पूरी तरह से नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगेगी। अब वो सिब्बल लाल सक्सेना जी आगे क्या कह रहे हैं? मेरे विचार में वह एक भूल थी, इसलिए मेरा संशोधन मान लिया जाना चाहिए। श्रीमान, मैंने उस दिन भी मिस्टर सैयद करीमुद्दीन के संशोधन पर वाद विवाद करते हुए यह बताया था कि यह एक ऐसा मौलिक विषय है जिस पर हमारे देश में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। कदाचित मनुष्य सामान्यतया मद्य सेवन द्वारा भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों को नहीं समझते। यह सत्य है कि यदि हम विभिन्न प्रांतों में मद्य निषेध द्वारा आगम में जो क्षति होगी उसका योग लगाए तो वह एक बड़ी भारी रकम होगी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कई राज्य सरकारें शराबबंदी नहीं करती है, शराब के सेवन पर रोक नहीं लगाती है, और उसके पीछे तर्क क्या देती है कि हमें भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं, हाँ, ये हमको पता है कि अगर शराबबंदी करेंगे, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएंगे तो हमारा जो आगम है, हमारा जो राजस्व है उसको हानि होगी, मैं ये जानता हूं। ऐसा वो कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मेरे पास 1940-41 का हिसाब है और समस्त प्रांतों से आबकारी के आगम का कुल योग इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ 12 करोड़ 52 लाख रुपए हुआ। वो ऐसा कह रहे हैं 1940-41 में सभी राज्यों में आबकारी की वजह से 12 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति विदेशी शराब से, 2 करोड़ रुपए की प्राप्ति अफीम से और केवल 25 लाख रुपए की प्राप्ति वैश्विक तथा नशीले वैश्यों की बिक्री द्वारा हुई है। और अब ये 6-7 वर्षों में दुगनी अथवा अधिक हो गई है। अतः त्याग की वास्तविक मात्रा जो कि इस संशोधन के स्वीकार करने में निहित है वह इस बात से स्पष्ट प्रकट होती है कि यदि हम मद्य निषेध में सफल हो गए तो आगम में से 25 करोड़ रुपए को स्वेच्छापूर्वक छोड़ना पड़ेगा। कि मैं ये जानता हूं कि अगर हमने शराबबंदी कर दी तो हमको 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रोक लगनी चाहिए। फिर वो आगे बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं
कि हरिजन और मजदूर लोग अपनी इस गाड़ी कमाई के अधिकांश भाग को ताड़ी की दुकानों और शराब के ठेके पर खर्च करते हैं, जो साधारणतया मिलों और मजदूरों तथा हरिजनों के घरों के निकट स्थित होते हैं। मैं आशा करता हूं ये निर्देशक सिद्धांत केवल पवित्र भावना के रूप में न रह जाएगा, वरन मद्रास के सदृश समस्त प्रांत इसको काम में लाएंगे और शीघ्र ही हमारे देश में मद्य निषेध पूर्णतया लागू हो जाएगा और इस विषय में हम समस्त संसार के समक्ष एक उदाहरण पेश करेंगे, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मद्रास में शराबबंदी है और शराबबंदी की वजह से मद्रास जिस तरह से देश के लिए उदाहरण बना है, उसी तरह से हम इस निदेशक तत्व को खाली एक निदेशक तत्व नहीं रखेंगे, वास्तविक रूप से लागू करके हम दुनिया भर में भारत को एक उदाहरण के रूप में मद्य निषेध के मामले में प्रस्तुत करेंगे, ऐसा भी प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, वर्तमान समय में आबकारी करों को लागू करने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होता है, पर मैं जानता हूं कि हम मद्य निषेध को लागू करेंगे तो खर्च बढ़ेगा, अतः हम केवल 25 करोड़ रुपए के राजस्व का ही त्याग नहीं करेंगे, बल्कि मद्य निषेध के द्वारा और भी कई सारे जो खर्चा आएगा उसका भी हम त्याग करने वाले हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि जहां जहां पर शराबबंदी हुई है, जहां जहां पर मद्य निषेध हुआ है, लोगों को बड़ा जबरदस्त फायदा पहुंचा है और इसका वो एग्जाम्पल भी दे रहे। वो कह रहे हैं कि कानपुर में जब शराबबंदी हुई तो इसकी वजह से कानपुरों के मजदूरों को जबरदस्त फायदा हुआ। कानपुर के मजदूर जनता अब बहुत खुशहाल है और उनके कुटुंब जो कुछ सरकार ने किया उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कानपुर में जैसे ही शराबबंदी हुई तो मजदूर बड़े खुश है, वहां की जनता बड़ी खुश है और सबसे ज्यादा खुश है वहां के परिवार। वहां के परिवार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शराबबंदी जैसी कानून, शराबबंदी जैसी योजना लागू की। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही समस्त देश में पूर्ण मद्य निषेध हो जाएगा और तब हम अपने मद्य निषेध के महान आदर्श को प्राप्त कर सकेंगे। इस वजह से मैं अपना ये प्रस्ताव पेश करता हूं। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने ऐसा कहा। इसके बाद में महावीर त्यागी जी क्या करें, मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि मैंने तो रखा पूर्णतया शराबबंदी का, अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि नहीं, दवाओं के लिए उद्देश्यों को छोड़कर शराबबंदी होनी चाहिए। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी के द्वारा जो संशोधन रखा गया उसे मैं स्वीकार करता हूं। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है। इसी बीच में आ रहे हैं BH खांडेकर साहब, उनके भी तर्क सुनिएगा, बड़ा गजब के तर्क आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं बहुत घबरा रहा हूं, मेरी तरह जैसे मैं घबरा रहा हूं ना आप लोगों के सामने। तो वो कह रहे हैं सर्वप्रथम तो मैं बहुत घबरा रहा हूं, केवल इसी सभा में नहीं वरन किसी भी सभा में यह मेरा पहला भाषण है, ऐसा खांडेकर साहब कह रहे हैं। मैं ये और कह दूं कि अभी तक मैंने किसी पाठशाला अथवा विद्यालय की वाद विवाद समिति में कभी भी भाग नहीं लिया, इसलिए मेरा तो यह भाषण ही पहला भाषण है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इस कारण से मैं आपके अनुग्रह और उदारता को प्राप्त करना चाहूंगा, विशेषकर जबकि मैं मद्य निषेध के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहा हूं। यानी कुल मिला के वो शराबबंदी के विरोध में बोल रहे हैं, शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनके तर्क सुनेंगे, जरा देखिएगा। श्रीमान, मद्य निषेध के पक्ष में प्रस्तुत किए गए अनेक तर्कों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उनका अभी वर्णन करूंगा और चूंकि मैं समझता हूं कि बहुत ही निराधार है, मैं उनके संदर्भ में बहुत कुछ कहना चाहता हूं और कहूंगा। एक तर्क ये उपस्थित किया गया कि अमेरिका के संविधान में ऐसे प्रावधान है। श्रीमान, क्या हम दूसरों की त्रुटियों से कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। वो कह रहे कि अमेरिका के संविधान में मद्य निषेध के संदर्भ में प्रावधान है, ये तर्क दिया गया। तो वो कह रहे कि श्रीमान, वहां कुछ गलती हो गई तो हम क्या गलतियों से सुधार नहीं करेंगे क्या। आगे वो क्या कह रहे, हमारे संबंध में यह कहा जाने वाला है कि इतिहास से हमें कुछ भी शिक्षा नहीं मिली। अमेरिका वाले के संविधान में क्या रखा गया, अमेरिका वालों ने अपने विधानमंडल में इसके लिए व्यवस्था की थी, परंतु अंत में अपने अनुभव के आधार पर अमेरिका को भी ये बात छोड़नी पड़ी। जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के संविधान में शराबबंदी का उल्लेख है, तो खांडेकर साहब कह रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ, अमेरिका को भी अपने संविधान से यह बात निकालनी पड़ी। आगे कह रहे हैं, तत्पश्चात दूसरा तर्क उपस्थित किया गया कि कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। आप जानते हैं गांधी जी का जो 4 तरह के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उसमें से एक शराबबंदी भी था, और शराबबंदी के पीछे गांधी जी की एक पूरी फिलॉसफी थी। वो क्यों चाहते थे, क्योंकि कई कुटुंब, कई परिवार इसकी वजह से बर्बाद हो रहे थे। तो वो कह रहा है कि शराबबंदी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। तो अब खांडेकर साहब क्या कह रहे हैं,
श्रीमान, ये अनेकों बार स्वीकार किया जा चुका है कि इस सभा में ना तो कोई सरकार है और ना ही कोई दल है। भाई, कांग्रेस को अगर शराबबंदी पसंद है, कांग्रेस शराबबंदी करना चाहती है, कांग्रेस शराब पर रोक लगाना चाहती है, तो यहां कांग्रेस क्या है? इस संविधान सभा में कोई सरकार नहीं है सर, आपने खुद ने कहा था। इस संविधान सभा में कोई राजनीतिक दल नहीं है सर, आपने खुद ने कहा था। तो कांग्रेस चाहती है तो इससे हमको क्या करना है? आगे वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। कांग्रेस अब जन संगठन के रूप में नहीं है, वह कदाचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। यह तो केवल पारिभाषिक आपत्ति है। मैं इस विषय को और आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए बड़े महान कार्य, अनेकों बलिदान तथा अन्य महान सेवाएं की है। कांग्रेस अनेकों भली भांति बातों के लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपको यह विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए कि किस वचन का सर्वप्रथम पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको इस बात पर विचारना चाहिए कि आप करोड़ों भारतीय वासियों की आर्थिक और अन्य अनेकों स्थितियों को किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं। कांग्रेस ने कई सारे वादे किए होंगे, लेकिन उन वादों में से कौन सा वादा पहले लागू किया जाए ये तो सोच लीजिए, ऐसा वो कह रहे। फिर वो कह रहे तीसरा तर्क ये उपस्थित किया गया कि वो मद्रास में मद्य निषेध को बड़ी सफलता मिली। वो कह रहे कि हमको बार बार ये कहा जा रहा है कि मद्रास में मद्य निषेध की वजह से बड़ा जबरदस्त काम हुआ। तो वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं ये जानना चाहता हूं कि सफलता को किस प्रकार से मापा गया? क्या उसको इसी रूप में मापा गया कि वहां मद्य निषेध है? आपके यहां ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं जो अब भी मद्य निषेध करते हैं और अनेकों जेलों को भरते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मद्रास में जो मद्य निषेध है तो वहां तो शराब पी रहे हैं और इसकी वजह से लोग जेल में भी जा रहे हैं। जेलों की संख्या, जो कैदियों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप क्या करोड़ों रुपए की बर्बादी का भी आपने अनुमान लगाया? जेल में जा रहे हैं लोग क्योंकि शराबबंदी कानून आपने लगा रखा है, फिर भी लोग जबरदस्ती शराब पी लेते हैं, जेल जा रहे हैं। तो जेल जाने की वजह से भी तो करोड़ों रुपए का हमको नुकसान हो रहा है, इतना मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ रहा है, जिसको रोकने में आप असफल रहे। इस विचार से मद्रास में मद्य निषेध की सफलता को मापने के आपने क्या प्रयत्न किए, जरा मुझे बताइए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इसके पश्चात ये तर्क उपस्थित किया कि सब संप्रदाय इसे चाहते हैं। उस सूची में पारसियों और ईसाइयों को भी रखा। आपने कहा कि सभी धर्म के लोग ये चाहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। आपने पारसियों को भी रख लिया, आपने इसमें ईसाइयों को भी रख लिया। आगे वो कह रहे श्रीमान, मैं पारसियों और ईसाइयों को थोड़ा बहुत जानता हूं और मेरा ये निश्चित मत है कि वे मद्य निषेध के पक्ष में नहीं है, ऐसा खांडेकर साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे तत्पश्चात अंतिम और मेरे उत्तर देने के लिए कदाचित सबसे कठिन तर्क यह है कि गांधी जी ने सदैव मद्य निषेध के पक्ष में रहे। सभा को मैं ये खूब स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी का सम्मान करने में मैं किसी से भी पीछे नहीं हूं। गांधी जी राष्ट्रपिता है, वे हम सबके लिए पिता है। पर श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां यह कहा गया था कि संभव है कि कुछ ओछेपन से यह कहा गया कि जहां मद्य है वह गांधी नहीं है और जहां गांधी है वह मद्य नहीं है। मद्य मतलब शराब। जहां गांधी है वहां शराब नहीं है और जहां शराब है वह गांधी नहीं है, ऐसा कहा गया। दूसरे शब्दों में गांधी जी पापियों से घृणा करते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि मद्यपान पाप है, गांधी जी गीता पढ़ते थे, उनका अध्ययन करते थे और मुझे विश्वास है कि वे गीता से प्रेम करते थे और गीता के विद्यार्थी होने के कारण उन्हें वह दृष्टि प्राप्त कर ली थी जिसे मैं समदृष्टि कहूंगा। वे पापी और संत में कोई भेदभाव नहीं करते थे। वो कह रहे हैं, खांडेकर साहब कह रहे हैं कि भाई ये कहा जाता है कि जहां शराब है वह गांधी नहीं है और जहां गांधी है वहां शराब नहीं है। कुल मिलाकर ये कह दीजिए कि गांधी जी और शराब के बनती नहीं है, या ये कह दीजिए कि शराब एक पाप है। पर वो आगे कहते हैं कि गांधी जी तो गीता से प्रभावित है, गीता भगवत गीता से प्रभावित है और गीता जो है समदृष्टि की बात करती है। तो पापी हो चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो, सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी जानी चाहिए। इस प्रकार से खांडेकर साहब अपना तर्क संविधान सभा में रख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो कह रहे हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं दुर्भाग्यवश गांधी जी के कुछ अनुयायियों ने मुख्य सार की अपेक्षा गांधीवाद के बाह्य श्रृंगार को अधिक महत्व दिया है। गांधी जी की सत्य पर यह धारणा थी, यद्यपि सत्य एक है परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही रीति से सत्य को समझना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सत्य की अनुभूति करना आवश्यक है। यही गांधी जी ने कहा और यही गांधी जी चाहते थे। यदि हम उनका अनुसरण आंखें बंद करके करेंगे तो दयालु पिता होने के नाते, यद्यपि वे हमारे बीच में नहीं है, सच बात तो यह है कि इस सभा में उनकी विदाई के बाद में भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तोतले बच्चों के समान है और राष्ट्रपिता के गौरव में दब्बे के समान है।
उनका मन इस बात से खिन्न होगा कि वे हमको अपनी विवेक बुद्धि से विचार करना ना सिखा सके। खांडेकर साहब ये तर्क दे रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भी गांधी जी मद्य निषेध चाहते थे, शराबबंदी करना चाहते थे, तो खांडेकर साहब कह रहे हैं कि गांधी जी के लिए सब लोग बराबर है, शराब पीने वाले भी और ना पीने वाले भी। इसलिए गांधी जी को आप शब्दशः अपनाना अगर चाहे, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल भी करें, ऐसा खांडेकर साहब कह रहे हैं। उनके अपने अपने तर्क है, संविधान सभा में अलग अलग सदस्यों के अलग अलग तर्क हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद में वो आगे बात कह रहे हैं, तर्कों का उत्तर देने की अपेक्षा मुझे अपने भाषण के वास्तविक पक्ष पर अब आ जाना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष में मैं ये कहूंगा कि मद्य निषेध को अभी रोका जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अभी शराबबंदी मत कीजिए, मद्य निषेध की जो नीति अभी इसको रोक दीजिए, तथा इस अपने अभागे देश में जिसका भाग्यकाल कल ही तो जगा है, इसे बहुत काल के लिए रोक दीजिए। अभी शराबबंदी मत कीजिए, शराबबंदी की जो बात है उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दीजिए। श्रीमान, व्यवहारिक पक्ष में मैं एक महान विचारक के भाव या उद्धृत कर देना चाहता हूं। एक महान विचारक के वो विचार रख रहे हैं। वे कहते हैं कि जीवन में दो महत्वपूर्ण मोर्चे हैं, पहला युद्ध का मोर्चा और दूसरा मोर्चा है शिक्षा का। युद्ध कब होगा ये तो ईश्वर जानता है, किसी समय भी महान युद्ध छिड़ सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कश्मीर में कुछ संकट है, हैदराबाद में संकट था, हमें तैयार होना पड़ा। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारा देश बहुत गरीब है और हमें अपने समस्त साधनों को जुटा लेना चाहिए जिससे कि हम सर्व प्रमुख बात की और अपना प्रथम ध्यान दे सके। जिस देश में प्रजातंत्र को उन्नत करना है, जिस देश में प्रजातंत्र शासन काल में है और जिस देश में शिक्षा का मोर्चा बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां तक शिक्षा का संबंध है, लोगों को भयप्रद परिस्थितियों से तो आप परिचित ही है। कुल मिलाकर वो तर्क ये देना चाहते हैं कि हमारी समस्या दूसरी है, अभी इस समस्या पर हमको ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात खांडेकर साहब रखते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर वो कहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा, उनके तर्क देखिए। वो कह रहे हैं, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जिसमें कि थोड़े से व्यक्ति तो ज्ञानवान हो, वो प्रशासन करें और हमारी सरकार फासिस्ट सरकार हो जाए। यदि हम आज मद्य निषेध पर अधिक जोर देंगे तो हम अपने अनेकों होनहार बच्चों को ठीक ठाक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर देंगे, ऐसा वो खांडेकर साहब कह रहे हैं। हमारा ध्यान शिक्षा पर होना चाहिए, हमारा ध्यान देश की सुरक्षा पर होना चाहिए। मद्य निषेध जैसे मुद्दों पर हमको बात नहीं करनी चाहिए। हम अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते रहे तो हम अपने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से रोक देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, इसका फल ये होगा कि जहां हमारा ध्येय पंथ निरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना है, वहां हम वास्तव में ऐसी सरकार बना डालेंगे जो धार्मिक फासिस्ट सरकार से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। श्रीमान, मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, शिक्षा के सवाल के अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य और दवाई दारू के भी सवाल है। आप में से अनेकों बड़े ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता है और आप गांव में गए हैं। मैं जब कभी गांव में गया तो मैंने देखा कि गरीब ग्रामीण को कोई भी औषधीय सहायता नहीं मिलती है। हजारों कोढ़ी है जिनको औषधीय सहायता की आवश्यकता है, पर यदि हम सब बड़ी बड़ी सहायताओं को दिया जाता है तो ये रुपया आएगा कहां से? लोगों को बहुत सारी अन्य समस्या है और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको पैसा चाहिए, वो रुपया आएगा कहां से? फिर वो आगे बात करते हैं, श्रीमान, इस बात से आपको संभवतः आश्चर्य तो होगा, पर फिर भी मैं मद्य निषेध के नैतिक पक्ष के संदर्भ में अथवा उसके विपक्ष में यहां कुछ कहना चाहता हूं। अब वो हेराल्ड जे लास्की को लेकर आएंगे। खांडेकर साहब हेराल्ड जे लास्की को लेकर आएंगे। हेराल्ड जे लास्की अपनी स्वतंत्रता पर जो पुस्तक लिखी है उसके लिए जाना जाते हैं। लास्की साहब क्या कह रहे हैं शराब के बारे में, खांडेकर साहब के शब्दों में सुन लीजिए, जरा देखिएगा। यूट्यूब वालों आप भी सुन लीजिएगा सुबह सुबह। वो कह रहे हैं, हेराल्ड जे लास्की ने आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के उल्लेखनीय अध्याय को पढ़ने की सिफारिश मैं सभी से करता हूं। वो कह रहे हैं, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का एक अध्याय जो है उसको पढ़ने की मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सिफारिश करता हूं कि आप जरूर पढ़िएगा। क्या है वो अध्याय, जरा देखिएगा, जिसमें उन्होंने मद्य निषेध की व्याख्या की है। मुझे पुस्तक नहीं मिली, इस कारण मैं उसके उदाहरण पढ़कर नहीं सुना सकता, परंतु उनका मुख्य तर्क यह है कि मद्य निषेध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जड़ पर कुठाराघात के समान होता है। हमारा लक्ष्य है कि स्वतंत्र भारत में व्यक्ति का चरम विकास हो, किंतु अरमानों का गला घोंटकर, असंख्य पाबंदी लगाकर, मन की चेष्टाओं को दमन करके हम युवाओं के विकास
का रास्ता ही बंद कर देंगे। हेराल्ड जे लास्की ने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा, ऐसा वो कह रहे कि मद्य निषेध कर देने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाएगा। तो जब हेराल्ड जे लास्की ऐसा कह रहे, वो ऐसा कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, खांडेकर साहब कह रहे हैं कि हेराल्ड जे लास्की ऐसा कह रहे, तो सभी लोग आप उस चैप्टर को क्यों नहीं पढ़ते, ऐसा वो कह रहे। क्या बात है। फिर वो आगे क्या कह रहे, श्रीमान विचारिए, श्रीमान आप इस बारे में सोचिए। किस बारे में सोचिए? मैं यहां कोई व्यर्थ बात नहीं कह रहा हूं, परंतु सामाजिक जीवन को जो पक्का लगेगा उस पर विचार कीजिए। क्लब का जीवन ही खत्म हो जाएगा भाई। शराबबंदी अगर आपने कर दी तो जो लोग क्लब जाने वाले लोग हैं उनका जीवन ही खत्म हो जाएगा। आगे वो कह रहे, और मेरा निवेदन है कि आप दो बातों की तुलना कीजिए। पहली बात, कुछ मित्रों को सायंकाल, देखिए चर्चा देखिए, वो कह रहा है कुछ मित्रों को सायंकाल या रात्रि में मट्ठा भरा गिलास, मट्ठा समझते हैं, छाछ वाला, मट्ठा भरा गिलास को पीते हुए पूर्ण गंभीरता से वाद विवाद करना, और दूसरी ओर शराब या बियर की गिलास पीते हुए बौद्धिक स्तर पर वाद विवाद करना। इन दोनों की कल्पना कीजिए कि एक लोग ऐसे हैं जो शाम को या रात्रि में मट्ठा भर के बैठे और वाद विवाद करें, और एक वे लोग हैं जो शराब या बियर की बोतल लें, उसका गिलास भरे और फिर वाद विवाद करें। इसकी तुलना कीजिए। ऐसा वो कह रहे हैं, खांडेकर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं यूनानियों में इसका प्रचार था। सच्चे दार्शनिक जानते हैं कि दोनों लोगों का किस प्रकार से उपभोग किया जाए, और दर्शन तथा विज्ञान की नींव महान यूनानियों द्वारा ही रखी गई थी। उनमें ना तो निषेध थे, ना इच्छाओं का दमन का आदर्श था, और न ही समन का विचार था। उन्होंने कहा जितने भी जो दार्शनिक हुए, यूनान का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां पर देखिए किसी भी प्रकार का निषेध नहीं था, और उन्होंने दुनिया में भर की बड़ी बड़ी फिलॉसफी को विकास करने का काम किया। ऐसा वो खांडेकर साहब अपने तर्क को रखते हुए कह रहे हैं। तो बड़ी चर्चा, गजब की चर्चा है। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। सच तो यह है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तो उसी रीति से होता है। यदि आप बंबई जैसे नगर के जीवन की मद्य निषेध के दिनों में और मद्य सेवन के दिनों की अगर परस्पर तुलना करें, तो श्रीमान आपको शुष्क दिनों में वास्तव में उसे शुष्क और नीरस जीवन पाएंगे। वो कह रहे हैं बंबई के जीवन को देखिएगा, जब मद्य निषेध होता है तब वहां जीवन कैसा होता है, और जब मद्य का जब सेवन होता है तब वहां का जीवन कैसा होता है। ऐसा खांडेकर साहब कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इसका अनुभव करें। आप ये सोचते होंगे कि ये सब धनिकों के लिए, पर ये याद रखना चाहिए क्लब में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति धनी नहीं है, परंतु गरीबों के लिए इस बारे में क्यों भेदभाव होना चाहिए। मील के करोड़ों मजदूरों के संदर्भ में विचारिए जो सारे दिन घोर परिश्रम करते हैं, सायंकाल को वो 1 या 2 गिलास ताड़ी अगर पीना चाहते हैं तो वास्तव में नीरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे पानी है, अगर वो पीना चाहते हैं तो उनको पीने दीजिए ना। और यदि कुछ पोषक तत्वों के साथ उसे कुछ विनोद या आनंद प्राप्त होता है तो आप उससे वंचित क्यों करना चाहते हैं। ऐसा वो कह रहे हैं। अपने अपने तर्क है भाई, अपने अपने तर्क है। खैर गांधी जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा विचलित थे कि देश में शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, और गांधी जी के जो 4 रचनात्मक कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में वो शराबबंदी को बहुत महत्व दिया, क्योंकि गांधी जी जो जानते थे वो ये बात थी कि शराब की वजह से घर और जो परिवार जो टूट रहे हैं उस बात को वो जानते थे। गांधी जी कुटुंब जो प्रभावित हो रहा है इस बात को जानते थे, इसलिए गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में शराबबंदी को प्राथमिकता के क्रम में रखा है। पर संविधान सभा के एक मेंबर ऐसे भी है जो अपने तर्क दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हम लोगों में से कुछ डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति भी है जिनको पठन से बहुत शांति मिलती है। वो कह रहे हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर उनको पढ़ने से शांति मिलती है, किसी को किसी और चीज से शांति मिलती है, तो आप उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। ऐसे भी है जो उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो 1 गिलास शराब या बियर पीना पसंद करते हैं। इस बारे में मैं एक फर्क की और आपका ध्यान खींचूं, इस प्रकार से वो अपने तर्क दे रहे हैं खांडेकर साहब। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, एक बात मैं बताता हूं। कुछ लोग जो शराब पीते हैं वो अक्सर एक तर्क देते हैं, रोजाना थोड़ी पीते हैं, एक तर्क देते हैं। हम रोजाना थोड़ी पीते हैं, हम तो सप्ताह में 4 दिन पीते हैं, पूरे सप्ताह थोड़ी पीते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अभी खांडेकर साहब भी एक ऐसा ही तर्क लेके आ रहे हैं, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं आप नहीं जानते कि पीने वाले और पियकड़ों में बड़ा अंतर है।
शराब पीने वाला अक्सर अपने पक्ष में ये तो तर्क देता है कि 30 दिन थोड़ी पीता हूं, मैं तो मंगलवार छोड़ देता हूं, कभी वो कुछ छोड़ देता हूं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं वो। अरे भाई, शराब पीना मतलब शराबी होना ही है, पीकड़ होना ही है, इसमें क्या बात है। आगे वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं 10% पीने वालों में से 9% पियकड़ नहीं है। सर शराब तो ऐसे ही कभी कभी पी लेते, कोई पियकड़ थोड़ी है। वो तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वे केवल मित्रों के साथ 1 या 2 गिलास कभी कभी पी लेते हैं। तो 1% जो पियकड़ है वे ऐसे लोग हैं जो बुरी हालात में पड़कर आशा को विदा कर चुके हैं और गम गलत करना चाहते हैं, और वो भी अगणित कारण हो सकते हैं। यदि आप कानून द्वारा उन्हें पीने से वंचित रखेंगे तो वे अवैध रूप से शराब पिएंगे। अब इससे ज्यादा मैं और तर्क नहीं देना चाहता। खांडेकर साहब के सारे विचार बता दिए। उन्होंने कहा पीने वाले और पियकड़ में बड़ा अंतर है। वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग पीते हैं उनमें से 1% भी पियकड़ नहीं है। फिर वो कह रहे हैं ऐसे पियकड़ों को अगर आपने शराब के कानून से रोक लगा दी तो वो कोई अवैध तरीके से पिएंगे। ऐसे ऐसे तर्क भी दिए जा रहे हैं। संविधान सभा के आप देख लीजिए, खांडेकर साहब के तर्कों को मैं अंडरलाइन करके भी लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि आप बहुमत में हैं और आप बहुमत के दल में हैं और आप चाहे जो चाहे कर सकते हैं। मेरा आशय ये नहीं है कि आप मद्य निषेध होने ही ना दें, परंतु यदि आप कुछ समय के लिए रोक दें तो ठीक रहेगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। इसके बाद में संविधान सभा के एक और मेंबर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब हैं, जो बिहार से हैं। जयपाल सिंह जी मुंडा अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप देखिएगा, जयपाल सिंह जी मुंडा जाति से हैं, जनजाति से हैं, आदिवासी हैं। 8-9 वर्ष की आयु में वो विदेश चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको लेके चले जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। 8-9 वर्ष की आयु में आप देखेंगे जयपाल सिंह जी मुंडा भारत की हॉकी टीम के कप्तान बनते हैं। 1928 में भारत ने जब हॉकी का ओलंपिक जीता, उस समय हमारी टीम के कैप्टन जयपाल सिंह जी मुंडा ही है। वही जयपाल सिंह जी मुंडा हमारे संविधान सभा के एक मेंबर है। जयपाल सिंह जी मुंडा आगे जाकर भारत की राजनीति में काफी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। झारखंड का जो आंदोलन हुआ उसमें जयपाल मुंडा जी का नाम बड़े शान के साथ लिया जाता है। आदिवासियों में बड़े एक गजब के नेता रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भारतीय संविधान में जो 5वीं और जो 6ठी अनुसूची, जो अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष प्रावधान करने के बारे में, उनको बनाने में जयपाल सिंह जी मुंडा साहब का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा है। जयपाल सिंह जी मुंडा चूंकि जनजाति से आते हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं जरा सुनिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि आपके सामने मेरा ये निवेदन नियम अनुकूल है या नहीं है। इस संशोधन को कब तक स्थगित किया जाए, जब तक कि हम परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर विचार ना कर ले। वो कह रहे हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में हमने एक कमेटी बना रखी है। वो जो परामर्शदात्री समिति है, जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट पर जब तक हम चर्चा ना कर ले तब तक शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आप विचार विमर्श को स्थगित कर लीजिए। दोस्तों, चूंकि डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब खुद एक जनजाति से आते थे, जनजातियां किन अवस्था में काम करती है, किस प्रकार की विषम अवस्थाओं में काम करती है, किस प्रकार की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है, किस प्रकार की जगहों पर वो रहते हैं, जयपाल सिंह जी मुंडा से बेहतर इन बातों को कौन जान सकता है। तो उन्होंने कहा कि जनजातियों के ऊपर जो हमने एक परामर्शदात्री समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट पे जब तक चर्चा ना कर लेते तब तक शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श को स्थगित कर लीजिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, प्रजातंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा दैवीय सत्ता के हमारे आंतरिक विरोध के बारे में हम लोग पर्याप्त से अधिक लंबी चौड़ी बातें सुन चुके हैं, किंतु इस प्रावधान द्वारा श्रीमान इस देश की प्राचीनतम जाति के धार्मिक अधिकारों में हम छिपी रीति से हस्तक्षेप करने की हेतु प्रयत्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शराबबंदी के संदर्भ में जो कुछ भी आप कर रहे हो, ये हमारी जो जनजातियां हैं उनके धार्मिक मामलों में आप छिपे हुए तरीकों से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। जरा आगे देखिए, आप हंस जाइए, हंस सकते हैं मेरी बातों पर। वो कह रहे हैं आप हंस सकते हैं, किंतु किसी भी वस्तु की अति ठीक नहीं होती, अति ठीक नहीं है। यदि आप बहुत चावल खाएंगे तो आपके लिए खराबी होगी। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिसका आप अगर अति सेवन करते हैं तो वो आपके लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी वस्तु का उचित अनुपात में सेवन करें तो वो आपके लिए लाभदायक होगी। मदिरा पान का अति में प्रयोग होता है
जिससे किसी को भी लाभ नहीं होता है। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि हम शीघ्रता से संविधान में कोई ऐसी बात ना रख दें जिससे जितनी कटुता वर्तमान में है उससे अधिक कटुता उत्पन्न हो जाए। परामर्शदात्री समिति में हमारे वाद विवाद के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुझसे सीधा प्रश्न किया था और वो प्रश्न ये था, क्या ये धार्मिक चीज है शराबबंदी? उस अवसर पर परामर्शदात्री समिति के प्रधान माननीय सरदार पटेल ने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया था। जहां आदिवासियों का संबंध है, चावल तथा बियर के बिना उनका कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा कह रहे हैं। वापस बोल रहा हूं, जहां आदिवासियों का संबंध है, चावल और बियर के बिना उनका कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। जिन शब्दों का यहां प्रयोग किया गया है वे है नशीले पेय पदार्थ। श्रीमान, ये वस्तु वर्णन का बड़ा अस्पष्ट ढंग है। दूसरे शब्द जो यहां दिए गए हैं वे ये है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मेरे मित्र प्रोफेसर सिब्बल लाल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मद्य निषेध से आर्थिक क्षेत्र में कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। वे ये सोचते हैं कि यदि मद्य निषेध लागू हो जाएगा तो श्रमिकों की आर्थिक उन्नति होगी। मुझे विश्वास है कि आर्थिक उन्नति होगी, परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि केवल उद्योग से संबंधित श्रमिकों पर ही जो उनके ध्यान में विशेष रूप से है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उनको बहुत ही गरीब लोगों, आदिवासियों की स्थिति को बताना चाहता हूं और आदिवासियों के संदर्भ में जो कुछ मैं कहूंगा उसको पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों से आए हुए लोग सदस्य मेरी बात को स्वीकार करेंगे। पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा तथा अन्य स्थानों में आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। उदाहरण स्वरूप, यदि संथाल को चावल की बियर ना मिले तो पश्चिम बंगाल में धान की पौध रखना असंभव हो जाएगा। इन कुवेशधारी व्यक्तियों को अपने निरे आवश्यक उपकरणों की पूर्ति के अभाव में समस्त दिन मूसलाधार वर्षा और कीचड़ में घुटने घुटने पानी में रहना पड़ता है। चावल की बियर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनको जीवित रखती है? वो कह रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे आदिवासी बंधु जब खेतों में काम करते हैं तो उनके घुटनों घुटने तक पानी रहता है और 24 घंटे उन्हें पानी में रहते रहते काम करना पड़ता है। वहां उन्हें ये चावल की जो बियर है वो उन्हें रिलीफ प्रदान करती, ऐसा वे कह रहे हैं। कौन? जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, मेरी इच्छा है कि इस देश के वैश्वीय प्राधिकरण अपनी प्रयोगशाला में यह मालूम करने के लिए अनुसंधान करे कि वह कौन सी वस्तु चावल की बियर में है जिससे कि आदिवासियों को इतनी आवश्यकता है जो उनको सर्व प्रकार से रोगों से मुक्त रखती है। मैं तो खुद लेबोरेटरी वालों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस बात का पता लगाए कि बियर में ऐसी कौन सी ताकत है जो आदिवासियों को इतने रोगों से मुक्त रखती है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो जयपाल सिंह जी मुंडा साहब आगे क्या कह रहे हैं, श्रीमान, इस कारण से मैं संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूं कि मैं मदिरा पान को देश में बढ़ाना चाहता हूं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आदिवासी इस मदिरा पान के व्यसन से अपने आप को हानि ना पहुंचाए, परंतु ये धार्मिक आवश्यकता तथा धार्मिक कृत्यों में मद्य के विशेष प्रयोग से सर्वथा परे है। हम उन्हें संयम युक्त जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देंगे। मैं इस सब का समर्थक हूं, परंतु यह संशोधन हानिकारक है। ये मेरे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। आप इसे चाहे संविधान में रखें या नहीं रखें, परंतु मैं अपने धार्मिक विशेषाधिकारों का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हूं, ऐसा डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो महावीर त्यागी जी और प्रोफेसर सिब्बल्ला और सक्सेना जी ने जो संशोधन लाया है वो मेरे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और मैं अपने धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं करूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा संविधान सभा में कुछ हंगामा होता है तो शायद उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं, अरे भाई शांति 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 रखिए, कुछ हुआ होगा तभी वो कह रहे हैं शांति शांति। इसके बाद में जयपाल सिंह जी आगे फिर कह रहे हैं, श्रीमान, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं इस सब की व्याख्या उस समय करूंगा जब परामर्श समिति की रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाएगी। और वो इस प्रकार से जयपाल सिंह जी मुंडा साहब अपने तर्क दे रहे हैं। इसके बाद में आते हैं वी.आई. मुन्नीस्वामी पिल्ले। वी.आई. मुन्नीस्वामी पिल्ले, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सर्वोच्च सभा के 2 सदस्यों ने यहां आकर यह कहा कि मद्य निषेध को स्थगित किया जाए। पहले मैं अपने माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह के विचारों को लूं। उनका यह दावा है कि आदिवासी पहाड़ी वन जातियां और मूल निवासियों के वे प्रतिनिधि है। मुझ जैसा एक विनम्र सदस्य जो आदिवासियों तथा पहाड़ी जनजातियों के क्षेत्र से आया हुआ है, उनको यह बता सकता है कि मूल निवासियों के उत्सवों में ऐसी कोई बात नहीं है कि शराब का सेवन करना पड़े।
वो जयपाल सिंह जी मुंडा के तर्क का विरोध करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भी तो आदिवासी हूं, मैं भी आदिवासी समुदाय से आया हूं और हमारे कई जगह पर ऐसा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें हमको शराब का सेवन करना पड़े। वो कह रहे हैं मूल निवासियों के उत्सव में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए शराब, ताड़ी, ब्रांडी या ऐसी किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो। श्रीमान, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मेरे मित्र ने कभी टोडा जाति के किसी व्यक्ति को देखा है या नहीं देखा है। ये चरावाहा जाति है और नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं। वे ऐसे प्रदेशों में रहते हैं जहां वर्षा का भयानक प्रकोप होता है। श्रीमान, जब अंग्रेज आए थे तो वो विस्की की बोतल साथ लाए थे और जब वे यहाँ के प्रशासन से चले गए तो हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि शराब का लोभ भी हो गया। उन्होंने कहा कि साहब, अंग्रेज जो है वो विस्की की बोतल लेकर आए, अब अंग्रेज जब चले गए तो अब हमारे यहां पर शराब क्या कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि साहब, नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति के जो लोग हैं उन्हें भयंकर बरसात में काम करना पड़ता है, लेकिन वो कभी भी शराब का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रकार के तर्क मत दीजिए कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं जीवन भर उन लोगों का मद्य नाम जैसी वस्तु से परिचय होता ही नहीं है, किंतु ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि आज उन अभागी जातियों के लिए श्री जयपाल सिंह को वकालत करनी पड़ी। कोटहास, इरुलास, पानियास, कुरुम्बासी, बड़ाघास और अन्य ऐसे अनेकों जातियां हैं जो मद्रास प्रांत में आदिवासियों की श्रेणी में आती है, परंतु वहां इनमें से किसी भी जाति ने कभी भी आगे बढ़कर अधिकारियों से यह आग्रह नहीं किया कि उन्हें मद्यपान की परमिशन मिल जाए। इसलिए इस प्रकार के तर्क ठीक नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वास्तविक व्यवहार में इन सब जातियों को मद्य निषेध की पूर्व स्थापना के पश्चात मद्रास में बहुत अधिक लाभ हुआ। वो कह रहे हैं कि मैं जिन जातियों के नाम ले रहा हूं उन सारी जातियों को मद्य निषेध की वजह से बड़ा लाभ पहुंचा है, इसलिए शराबबंदी के संदर्भ में तर्क इस प्रकार के नहीं दिए जाने चाहिए। फिर वो कह रहे हैं परंतु दुर्भाग्यवश जो कुछ महात्मा गांधी ने हमसे कहा उसका पालन करने में वह असक्षम है। 4 रचनात्मक कार्यों में महात्मा गांधी ने मद्य निषेध को सबसे ऊपर रखा। क्यों रखा, ऐसा वो कह रहे हैं इसके पीछे ये फिलॉसफी थी कि मद्य निषेध की वजह से लोगों को बड़ा जबरदस्त फायदा होगा, ऐसा मुन्नी स्वामी पिल्ले साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी की वजह से, शराब के सेवन पर रोक की वजह से, क्या कह रहे हैं, मद्य निषेध से लोगों के स्वास्थ्य में बहुत उन्नति हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। मैं आपको यह बता दूं कि हरिजनों की ऐसी अभाग्य कौमें थी जिनसे उच्च वर्ण के हिंदू और मिरासदार लोग निम्न कार्य कराते थे और धन के रूप में उनको वेतन नहीं देते थे और शराब बेचने वालों की पर्ची दे देते थे जिससे कि वे वहां जाए और पिए, परंतु अब ये बातें भी वहां से मिट गई है। इसलिए शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के तर्क मत दीजिए कि धार्मिक मामलों में ये जरूरी है। इस प्रकार की बात को मुन्ने स्वामी पिल्ले जी आपके सामने रख रहे हैं संविधान सभा में। इसके बाद में बीजी खैर साहब आते हैं। वो क्या करें, श्रीमान, ये कदाचित दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हापुर के नवा आगंतुक महोदय ने प्रथम बार ही हमारे संविधान निर्माण में बहुत ही प्रमुख निदेशक तत्व पर हमला करने का अवसर ले लिया। वो कह रहे हैं कि खांडेकर साहब जो हमारी संविधान सभा में पहली बार आए और पहली बार ही हमारे निदेशक तत्व जो बड़ा महत्वपूर्ण है उस पर ही हमला कर दिया। बताओ हरमन जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है ये। संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके ये विचार जो है हमारी तार्किक क्षमता को विकसित करते हैं। देखिए, शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस पर हमारे संविधान सभा के सदस्य क्या सोचते थे, उनके ये विचार जानने से सरकारों को अपनी नीतियां बनाते समय बड़ी मदद मिलती है। तो मेरे यूट्यूब के जो साथी हैं और जूम के जो साथी हैं उन्हें बड़ा आनंद आ रहा होगा विषय के प्रति समझ को विकसित करने में, संविधान सभा के सदस्यों के विचार जानने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से विचार आगे बढ़ रहे हैं। वो जो तर्क दिया गया हेराल्ड जे लास्की का कि भाई लास्की कहते हैं कि शराबबंदी से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, तो वापस जवाब देते हुए कह रहे हैं आत्मघात करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं हो सकती। आत्मघात मतलब आत्महत्या, आपको स्वतंत्रता थोड़ी है कि आप आत्महत्या कर ले भाई। आत्महत्या करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। तो एक एक गजब की बात संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कही गई। फिर आ रहे हैं एल कृष्णा स्वामी भारती जी जो कि मद्रास से हैं। वो कह रहे हैं, नहीं सॉरी, बीजी खैर साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं
मद्यपान उन 5 घोर पापों में से एक है जिनका उल्लेख स्मृतियों में है, और ऐसा हठधर्मी तथा ईर्ष्या के कारण नहीं किया गया है, परंतु महान अनुभव के परिणाम स्वरूप। आज अमेरिका जाइए, मुझे ऐसे अनेकों व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्होंने सच्चे हृदय से खेद प्रकट किया है कि वे मद्य निषेध में सफल नहीं हो सके। वो कह रहे हैं कि हमारी स्मृति में जो 5 पाप दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा पाप मद्य सेवन को दिया है। फिर वो कह रहे हैं अमेरिका जाइए, आपको ऐसे अनेकों लोग मिल जाएंगे जो इस बात को लेकर बड़े दुखी है कि हम वहां पर शराबबंदी ढंग से नहीं लागू कर पाए। ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के मस्तिष्क में भी अपनी जाति को लेकर, अपने समाज को लेकर थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा भाव है तो उन्हें इस प्रकार से ऐसे कामों पर रोक लगानी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान, ये केवल इस कारण कि यूरोप से आए हुए हमारे मित्र मदिरा के प्रति कुछ और ही विचार रखते हैं और इसलिए इस देश के लोग भी मदिरा के प्रयोग को सम्मानपूर्ण समझने लग गए। इससे पूर्व कि ये बुराई इतनी जड़ पकड़ ले, हम भी यूरोप और अमेरिका वालों की तरह इस परिणाम पर पहुंचे कि लोगों को मद्यपान से रोकना असंभव है। यह आवश्यक है कि राज्य इसमें सुधार कर ले। क्या बात कही है। 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सदस्य बीजी खैर साहब ने कहा, बड़े दुखी होकर कहा कि साहब, जिस तरह से अमेरिका और यूरोप के देशों में लोग अब ये कहने लग गए कि ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि अब इसके ऊपर रोक लगाना संभव नहीं है, इस स्थिति में हम पहुंचे, उससे पहले ही इस देश में शराबबंदी के संदर्भ में हमें कुछ काम करना चाहिए। आज से 75 साल पहले उन्होंने कहा। गजब की बात है। फिर आगे वो कह रहे हैं, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य के तर्क से मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। श्री ठक्कर साहब यहां उपस्थित है। उन्होंने अपना समस्त जीवन आदिवासियों की सेवा में बिता दिया। मुझे विश्वास है कि वे इस संशोधन के सिद्धांत से पूर्णतः सहमत है। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये लोग मदिरा पान के आदी हैं और उनको धीरे धीरे शिक्षित करना होगा और यही इस संशोधन की मंशा है। वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी आदत अगर शराब की वजह से पड़ गई है तो उन आदत को सुधारिए ना। अगर हम उनकी आदत को सुधार ही नहीं पाए तो ऐसी स्थिति में ये प्रवृत्ति आगे बढ़ती जाएगी। इस प्रकार की बात कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। वो कह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, क्या आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं? कौन सा संशोधन? जो महावीर त्यागी जी ने रखा। क्या कह रहे हैं? पूरी तरह से शराबबंदी होनी चाहिए। फिर प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने कहा, नहीं, शराबबंदी तो होनी चाहिए, लेकिन औषधीय उपयोग को छोड़कर नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम बोलते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं? जी हां, मैं सहमत हूं। फिर इसके बाद में सरदार भूपेंद्र सिंह जी मान का नाम आता है। वो भी बोलते हैं, साहिब सदर, मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां ये अल्फाज ड्रिंक्स और ड्रग्स है, उनके दरमियान लफ्ज टुबेको भी बढ़ा दिया गया है। साहिब सदर, मैं जानता हूं कि इस तरमीम को पेश करते हुए मैं हाउस के बारसूख मेंबरान की नाराजगी मोल ले रहा हूं और मैं ये भी महसूस करता हूं कि मैं अक्सरियत की मिजाज के खिलाफ जा रहा हूं। जब मैं त्यागी साहब को इस ओमेशन के मुतालिक ये याद दिलाना चाहता हूं तो मैं उनके अपने बताए हुए इम्तिहान पर इस चीज को तोलते हुए पेश करता हूं। और फिर वो आगे सरदार भूपेंद्र सिंह जी मान साहब भी अपनी बात को रख रहे हैं। वो कुछ शब्दों को लेकर कह रहे हैं कि इसमें आपने टुबाको शब्द भी लिखा है। फिर वो कह रहे हैं कि मेरी दलील यह है कि जब आप शराब जैसी मासूम चीज के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं तो तंबाकू जैसी मोहलक चीज को क्यों बंद नहीं किया जाता है? वो कह रहे हैं शराब जब मासूम है उसके पीछे तो आप हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन आप तंबाकू पर रोक ही नहीं लगाना चाहते, तो तंबाकू पर भी तो रोक लगाइए। ऐसा वो तर्क दे रहे हैं। इसके बाद में ये भी ठक्कर साहब आ रहे हैं जो खुद आदिवासियों के लिए बहुत काम किया। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरे मित्र श्री बाल गंगाधर खैर यानी बीजी खैर ने इस बारे में जो विचार प्रकट किए उसके पश्चात मैं नहीं बोलना चाहता, किंतु अब मैं 2 छोटे परंतु महत्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्री जयपाल सिंह ने कहा कि आदिवासियों की प्रादेशिक समितियां स्थापित होने दीजिए, इसके बाद में उनकी सम्मति लीजिए, इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। किसी व्यवस्थापक के लिए ऐसी बातें कहना ठीक प्रतीत नहीं होता, ऐसा वो कह रहे हैं। इस बीच में जयपाल सिंह जी आ रहे हैं। मैंने तो यह कहा था कि परिगणित वन जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची पर यहां वाद विवाद होने दीजिए। मैंने प्रादेशिक समिति का उल्लेख ही नहीं किया। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को ढंग से देखा है तो आप इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं
कि अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में अलग अलग कई प्रकार की जिला स्तर पर समितियां बनाई है। आप पढ़िए इसको, तभी आपको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो ठक्कर साहब यही बात कह रहे हैं कि जयपाल सिंह जी ने ऐसा कहा है कि इस प्रकार की परामर्श समितियां गठित होने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि समिति गठन होनी चाहिए, मैंने तो ये कहा कि इस संदर्भ में जो समिति गठित हो रखी है उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। आप लोग संविधान की विभिन्न अनुसूचियां पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? 5वीं और 6वीं अनुसूची पढ़ी है, आजकल प्रतियोगी परीक्षा में वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है, इसको बनाने में डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब का बड़ा योगदान रहा है। उन्हें 5वीं और 6वीं अनुसूची का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से ऐसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब को जनक कहते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची। और अब मैं टीम से भी निवेदन करूंगा कि वो फीडबैक भी शेयर कर दीजिए यहाँ पर। चलिए, इसके बाद में ठक्कर साहब अपनी बात को रख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं एक बात और है, समस्त आदिवासी मद्यपान को ठीक नहीं समझते हैं, वे मद्य निषेध चाहते हैं। ठक्कर साहब ने बहुत काम किया था आदिवासियों के बीच। वो कह रहे हैं कि सभी आदिवासी मद्यपान नहीं करते हैं, वो ठीक नहीं समझते हैं, इसलिए शराब पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा ठक्कर साहब कह रहे हैं। और वो फिर कह रहे हैं कि कई जगह पर तो दुकानें जो शराब की खोली गई, वहां शराब बिकी नहीं, क्योंकि आदिवासियों ने उस शराब को खरीदा ही नहीं, आखिर में दुकानें नीलाम करनी पड़ी। इसलिए ये कह देना कि आदिवासी शराब पीते हैं, धार्मिक मामलों में उनको यूज करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ऐसा वो स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि क्या मैं सभा से ये आज्ञा प्रदान करने के लिए निवेदन करूं क्या कि इस विषय पर वाद विवाद स्थगित किया जाए, जिससे कि माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना विधेयक पेश करने का अवसर मिले। फिर सभी सदस्य एक साथ बोलते हैं हाँ, अब इस विषय पर वाद विवाद अंत होना चाहिए। यानी आज 24 नवंबर 1948 को सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है शराबबंदी, वो है मद्यपान, शराब के सेवन पर रोक कैसे लगे, इसी विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। अब चर्चा आगे बढ़ेगी। सरदार पटेल को 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कुछ संशोधन के बारे में एक बिल रखना चाहते हैं, बिल रखा, परमिशन मिल गई। इसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा आगे बढ़ रही है, चर्चा किस तरह से आगे बढ़ रही है जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय एक सदस्य का नाम ले रहे हैं, एलन साहू साहब, उनको कह रहे हैं कि आप भी कुछ बोलिए, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी साहू, एलन साहू साहब बोल रहे हैं। माननीय उप प्रधान जी, आज हम लोग जिस बारे में ये आलोचना करते हैं ये बहुत जरूरी बात है। पहले श्री जयपाल सिंह जी ने जो फरमाया आदिवासियों में ड्रिंक बहुत चलती है, ये तो ठीक है, लेकिन आदिवासियों ने, जैसा ठक्कर साहब ने खुद कहा है, दरअसल वे लोग चाहते हैं कि जो ड्रिंक उनके सामने रखी गई है उसको निकाल दिया जाए। वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से बाइबिल लेके आए ईसाई और बोतल लेके आए ईसाई, तो बाइबिल से तो भला हुआ लेकिन बोतल से बहुत नुकसान हुआ देश को, ऐसा वो अपने तर्क को देते हुए कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि आजकल सरकार खुद शराब की जो दुकानें खोल रही है उसकी वजह से बहुत समाज को नुकसान पहुंच रहा है। जब गवर्नमेंट ने दारू की दुकान खोल दी तो सब आदमी दारू पीने लग जाते हैं। वो फिर एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरे नाती और नातिन भी कहते हैं कि जब सब दारू पीते हैं तो हम भी दारू पिएंगे। तो इस प्रकार का जो कल्चर जो डेवलप किया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए, ये इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। इसके बाद में आह्वान किया जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब से कि भाई अब क्या करना है, इसका संशोधन को स्वीकार कर लें क्या। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में सभा को किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी। इसके विरोध में दो बातें कही गई। एक प्रोफेसर खांडेकर द्वारा, जो इस सभा में कोल्हापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे विश्वास है कि श्री खांडेकर ने इस बात को यथेष्ट रूप से नहीं समझा कि यह खंड उस अनुच्छेद के खंडों में से एक है जो उन सिद्धांतों की गणना करता है जो नीति के निर्देशक सिद्धांत कहे जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत क्लियर कर रहे हैं।
अतः राज्य के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह इस सिद्धांत का पालन करें। इस सिद्धांत का पालन करना और किस समय पालन करना यह राज्य और जनमत पर छोड़ दिया गया। वो कह रहे हैं कि खांडेकर साहब ने बहुत सारे तर्क दिए कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, तो खांडेकर साहब ये भूल गए कि ये जो शराबबंदी के संदर्भ में हम जो संविधान में जो प्रावधान कर रहे हैं, ये नीति निदेशक तत्व है जिसको लागू करना न करना राज्य के ऊपर निर्भर है। हमने राज्य और जनमत पर छोड़ दिया है वो शराबबंदी के संदर्भ में कब कानून बनाए, तो हमने इसको कोई मौलिक अधिकार में थोड़ी रखा है, हमने इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व में रखा है। फिर आगे अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए यदि राज्य यह समझता है कि मद्य निषेध के लिए अभी समय नहीं है अथवा उसका पूर्व स्थापना शनै शनै या थोड़ा थोड़ा किया जाना चाहिए, तो निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत ऐसा करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय में हमें कोई खेद या पश्चाताप होना चाहिए। श्रीमान अपने माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह जी का भाषण सुनकर तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए, वरन इसे तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए जब तक कि वन जाति क्षेत्रों के संदर्भ में कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए। यदि उन्होंने संविधान के मसौदे को पढ़ा है, विशेषकर 6ठी अनुसूची की कंडिका 12 को, तो उनको यह विदित होगा कि मद्य निषेध के विषय में वन जाति के लोगों की स्थिति के संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वन जाति क्षेत्रों के संदर्भ में योजना यह है कि राज्य द्वारा निर्मित कानून, चाहे वो प्रांत का हो चाहे वो केंद्र का हो, उस क्षेत्र में विशेष रूप से अपना आप ही लागू नहीं हो जाएगा। डॉक्टर जयपाल सिंह जी मुंडा की ओर इंगित करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ये कह रहे हैं कि शायद मुझे लगता है कि आपने 6ठी अनुसूची को ढंग से नहीं पढ़ा। 6ठी अनुसूची का संबंध आदिवासियों से है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे कानून केंद्र बनाए चाहे कानून राज्य बनाए, वह कानून तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि वे अपनी सहमति ना दे दें। और उनका संबंध मद्य निषेध से संबंधित है। मद्य निषेध के संदर्भ में, मद्य के सेवन के संदर्भ में उनके लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं, तो कोई भी कानून उनको पूछे बिना तो लागू नहीं हो सकता। और वैसे भी ये नीति निदेशक तत्व है, ऐसा वो कह रहे हैं, इसलिए इतना हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में एक एक करके सारी बातों को स्वीकार कर लिया जाता है और जो संशोधित रूप में विधान का भाग बन जाएगा। और आज का जो संविधान का अनुच्छेद 47 जो आपको दिखाई देता है, उस पर बड़ी जबरदस्त चर्चा 24 नवंबर 1948 को हुई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से बातें रखी जा रही है। अब आते हैं एक और विषय जिसके बारे में चर्चा शुरू की जाएगी और एक नया अनुच्छेद रखने की बात की जाएगी। अनुच्छेद 38 के बाद में 38A नाम का नया अनुच्छेद रख दीजिए। आजकल जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में आपको जो दिखाई देता है, वो शुरुआती दौर में 38A के रूप में आ रहा है। किस तरह से आ रहा है जरा देखिएगा। वैसे आज 48 में क्या है जरा बताइए। हरमन जी, दुर्गा, विराट भाई, विकास भाई, अंशु जी, मनीष परिहार जी, गजेंद्र जी, रमेश कुमार जी, बेबी जी, रोमा जी, प्राची शर्मा जी, नीतीश कुमार जी, किरण द्रौप चोपड़ा जी, राहुल जी, नरपत विराट जी, बताओ आज अनुच्छेद 48 में क्या है। अनुच्छेद 48 कृषि में सुधार से संबंधित है, पशुपालन में सुधार से संबंधित है, उन्नत तकनीकों के उपयोग से संबंधित है, पशुओं का वध नहीं किया जाएगा इससे संबंधित है। इसके अलावा विशेषकर गाय का वध नहीं किया जाएगा, इससे संबंधित है अनुच्छेद 48। आज उस पर चर्चा की जाएगी। इनिशियल स्टेज में मसौदा संविधान में वो उल्लेखित नहीं था, वो आ रहा है 38A के रूप में। जरा देखिएगा, ठाकुरदास भार्गव और सेठ गोविंददास जी के नाम है। सेठ गोविंददास जी ठाकुरदास भार्गव साहब बोल रहे हैं, वो अपना संशोधन रख रहे हैं और संशोधन रखने के बाद अपनी बात को कह रहे हैं। लेकिन ठाकुरदास भार्गव आपको मालूम है हिंदी में बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा में बोलते हैं, तो एस नागपा ऑब्जेक्शन करते हैं। वो कह रहे हैं इनको तो अंग्रेजी भी आती है, तो इनको कहो ना अंग्रेजी में बोले ताकि हमको भी समझ में आए, क्योंकि एस नागपा कहाँ के थे, एस नागपा मद्रास के थे। वाह महेंद्र बुनकर साहब, आपने सही कहा, कृषि सुधार से संबंधित है। यूट्यूब के साथी भी लगातार बिल्कुल ढंग से जुड़े हुए हैं इस चर्चा को लेकर। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि संविधान सभा में कोई भी सदस्य किस भाषा में अपने विचारों को रखता है, मैं उन्हें टोक नहीं सकता, उन्हें अधिकार है। एस नागपा जी कह रहे हैं ठाकुरदास भार्गव जी को अंग्रेजी आती है तो उनको अंग्रेजी बोलने के लिए कहिए, वो हिंदुस्तानी भाषा बोल रहे हैं जो हमको समझ में नहीं आती है।
तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे सॉरी, मैं इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकता। फिर ठाकुरदास भार्गव इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, मैं हिंदी में गाय के बारे में बोलना चाहता हूं जो मेरी भाषा है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी में बोलने के लिए मुझे आज्ञा न दें, क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अपने आप को उस रूप में व्यक्त करना चाहता हूं जिस रूप में मैं अधिक सुगमता और सुविधा से व्यक्त कर सकता हूं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप मुझे हिंदी में बोलने दें। फिर वो अपनी बात को रख रहे हैं, बात को क्या रख रहे हैं जरा देखिएगा, एक एक करके किस तरह से वो गाय के संदर्भ में अपनी बात को रख रहे हैं, और गाय के बारे में बात रखते रखते वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं समझता हूं कि ये जायज है कि ये मामला फंडामेंटल राइट्स में आता, लेकिन कुछ मेरे असेंबली के दोस्तों के अच्छा नहीं लगा, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब से ख्वाहिश है कि ये मामला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया जाए। उन्होंने कृषि और पशुपालन के संदर्भ में गाय के बारे में जो बात है, उन्होंने कहा इसको तो फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, आप मुझे बताएं फंडामेंटल राइट्स किसको प्राप्त होते हैं, मनुष्यों को, जानवरों को, और मनुष्य और जानवरों दोनों को? बड़ी गजब की बात पूछ रहा हूं, बताओ यूट्यूब वालों आप बता दीजिए। शराब वाला क्लियर हो गया ना भाई, संशोधन पारित हो गया। स्पोर्ट्स भाई, शराब वाला क्लियर हो गया, वो संशोधन पारित हो गया। जैसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने रखा था उसी तरह से पारित हो गया। औषधीय उपयोग को छोड़कर मद्य पदार्थों के निषेध पर रोक का प्रावधान जोड़ दिया गया। मेरा प्रश्न यह था कि मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है, मनुष्यों को, जानवरों को, या दोनों को? आज इस विषय पर चर्चा की जाएगी। मेरी एक बहन आंसर दे रही है दोनों को, रमेश कुमार जी कह रहे हैं दोनों को, आशा कुमारी जी कह रहे हैं दोनों को, अंशु जी कह रहे हैं दोनों को, बेबी जी कह रहे हैं दोनों को, नरपत भाई कह रहे हैं दोनों को। चलिए ये क्या है ये भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि इस अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने से हमारे गैर हिंदू भाई शिकायत करें कि हिंदुओं ने जबरदस्ती इन पर कोई मामला डाल दिया है। जहां तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सवाल है तो मेरी राय में कहीं पर भी ये अमेंडमेंट रखा जाए तो किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता है जब तक इस अमेंडमेंट के स्पिरिट पर अमल किया जाएगा। अभी हाउस में दफा 38 पास की है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दफा 38 बिना रूह के महज जिस्म है। क्या बात कही उन्होंने कि अभी हमने अनुच्छेद 38 पारित किया है, कौन सा, शराबबंदी वाला। ठाकुरदास भार्गव साहब कह रहे हैं कि दफा 38 बिना रूह के महज जिस्म है, एक शरीर है, उसमें आत्मा नहीं है। अनुच्छेद 38 क्यों? अगर आप 38A की जो तरमीम है उसको पास ना करेंगे तो दफा 38 भी बेमानी हो जाएगी। वो एक्चुअली में गायों के वध पर, पशुओं के वध पर रोक के संदर्भ में संशोधन लेकर आए हैं। नाम है 38A। वो कह रहा है कि 38A को अगर 38 में नहीं जोड़ा तो ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 38 जो है एक जिस्म तो है लेकिन उसमें रूह नहीं है, रूह नहीं है। ऐसी बात ठाकुरदास भार्गव साहब कह रहे हैं। अपनी बात को वो कहते हुए गाय का जो महत्व है उस महत्व को बतला रहे हैं। भारत में गायों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, गायों से कितनी हमारी आर्थिक स्थिति जो सुधरी है उसके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वास्ते इस देश की सारी एग्रीकल्चर और इस देश के फूड का जो प्रॉब्लम है वो गाय की तरक्की और गाय की नस्ल की तरक्की है। हमारे यहाँ पर जो भोजन की जो समस्या है, हमारे यहाँ पर जो न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो गाय से जुड़ी हुई है। अगर गाय की तरक्की होगी तो भोजन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और इस वजह से मैं आपकी खिदमत में थोड़े से फिगर्स देना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि गाय की तरक्की आज कहां तक होती रही है, आज क्या पोजीशन है। 1940 में हिंदुस्तान में 11,56,960 आस्कन थे और 1945 में 11,19,00,000 रह गए। यानी इन 5 वर्षों में 37 लाख की कमी हो गई। इस प्रकार के वो आंकड़े रख रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े ठाकुरदास भार्गव के द्वारा रखे जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो वो कह रहे हैं कि गाय हमारे लिए क्या है, हमारा मुल्क कृषि प्रधान है और गाय हमारे लिए कामधेनु है। गाय हमारे लिए कामधेनु है और भारत याद रखेगा कृषि प्रधान देश है, ऐसा वो कह रहे हैं। कहां गया, कहां चला गया भाई? हमारा मुल्क कृषि प्रधान है और गाय हमारे लिए कामधेनु है, क्योंकि जिरारत और खुराक दोनों के लिहाज से इसका बचाव हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हमारे पुराने ऋषियों ने और बुजुर्गों ने इसकी अहमियत को महसूस किया और इसको मुतरिब माना। यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था, जिन्होंने गाय की इतनी सेवा की कि वह अब तक मोहब्बत से माखन चोर के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं आपको दिलीप की कहानी भी नहीं सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर गायों के वास्ते, गायों की सुरक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए काम किया। इस प्रकार की बात ठाकुरदास भार्गव साहब कहना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि चीन में गायों को मारना जुर्म है और हमारे यहां पर गायों की हत्या की जा रही है। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान में गायों का मारना जुर्म है, बर्मा में 1 बरस हुआ कानून बन गया, वहां पर भी गायों को मारना जुर्म है। इस प्रकार की बातें वो एग्जाम्पल दे देकर कह रहे हैं कि गायों का किस तरह से महत्व है। हमारे देश की हालत को देखते हुए गाय की जरूरत महज दूध के वास्ते नहीं है, बल्कि इसकी जरूरत ड्रॉट ट्रांसपोर्ट के भी गाय की नस्ल ही पूरा कर सकती है। ये ताजुब की बात नहीं है कि यहाँ गाय की लोग परिस्त करते हैं, लेकिन मैं आपसे इस धर्म के नाम पर अपील नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे देश की एक इकोनॉमिक पोजीशन का ख्याल रखते हुए ये कहता हूं, इस कनेक्शन में हमारे देश के सब बड़े नेता, फादर ऑफ द नेशन की राय आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। इसके बाद में वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात को भी कह रहे हैं कि वो गाय के बारे में क्या सोचते थे। फिर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्पीच के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो गायों के बारे में क्या सोचते थे। इस प्रकार के विचार देखने को मिल रहे हैं संविधान सभा में। ठाकुरदास भार्गव किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। फिर घंटी बजा दी जाती है उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा, तो वो कहते हैं क्या मुझे रुकना है क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं जी हाँ, मैं आपसे रुकने के लिए निवेदन कर रहा हूं। तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं मुझे 2 मिनट का आप और टाइम दे दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आपने तो पहले से 25 मिनट ले लिए हैं। तो फिर ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का हुक्म है, इस वास्ते मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना मैं फिगर से साबित कर सकता हूं कि गाय के गोबर व पेशाब की कीमत उसके कायम रखने के खर्च से ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि गाय का गोबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो गाय का पेशाब जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गाय को रखने से जो खर्चा आएगा वो सारा खर्चा इससे तो बहुत ज्यादा है, गोबर से और पेशाब से जो हमको प्राप्त होने वाला है। ऐसा वो तर्क देते हुए कह रहे हैं। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं, मैं इस अमेंडमेंट को इतना जरूरी समझता हूं। कौन से अमेंडमेंट को? गायों के संदर्भ में, पशुओं के वध को रोकने के संदर्भ में। वो क्या कह रहे हैं, मैं इस अमेंडमेंट को इतना जरूरी समझता हूं कि आपके बाकी सारे 315 अनुच्छेद एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे में ये अमेंडमेंट रख दिया जाए, तो मैं इस अमेंडमेंट को महत्व दूंगा। ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के एक बहुत एक्टिव सदस्य, 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा में गायों के वध पर रोक लगाने के बारे में लाए गए संशोधन के बारे में यह कहते हैं कि इस संविधान के सभी 315 अनुच्छेद एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में मेरा वाला यह संशोधन रख दिया जाए, तो मैं इसको महत्व दूंगा। ऐसा ठाकुरदास भार्गव 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा में कह रहे हैं, जो बतलाता है गाय के महत्व के बारे में बतलाता है। यह बतलाता है कि गाय के वध को क्यों रोका जाना चाहिए। ठाकुरदास भार्गव के शब्दों में आप समझ सकते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, इस अमेंडमेंट के पास करने से देश में बिजली दौड़ जाएगी, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इस संशोधन को, मेरा संशोधन है 38A के रूप में जो आया है, उसको आप क्या कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद में सेठ गोविंददास जी आ रहे हैं, उपसभापति महोदय। मुझे ठाकुरदास जी भार्गव का सुधार इस डायरेक्टिव में बहुत कमजोर जान पड़ता है, इसलिए मैं उनके सुधार पर अपना सुधार पेश करता हूं। फिर इसके बाद में वो कुछ अपना सुधार रखना चाहते हैं और वो अपनी बात को रख रहे हैं। कौन? सेठ गोविंददास जी। और इसके बाद में वो सारी बात कह रहे हैं कि गाय का महत्व किस तरह से है और हमारी सरकार को किस तरह से, अलग अलग दुनिया के देशों में क्या स्थिति है उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में दूध की क्या कीमत है वो भी बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या कीमत है, और इसके अलावा देश के नागरिकों को किस देश में कितना दूध मिल रहा है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और भारत में दशा क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को कितना दूध मिलता है उसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं। एक एक करके तर्क दिए जा रहे हैं संविधान सभा में। ये जो तर्क दिए जा रहे हैं उससे आप अंदाज लगा सकते हो क्या बात थी। फिर वो एक बड़ी गजब की बात, इतिहास की बात कर रहे हैं सेठ गोविंददास जी। सेठ गोविंददास जी कह रहे हैं कि हमारे देश में गाय का क्या महत्व है, इस महत्व को इस तरह से समझा जा सकता है। किस तरह से, जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, मैं मुगलों के सबसे बड़े बादशाह बाबर का वह कथन सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने हुमायूं को कहा था। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेठ गोविंददास जी
24 नवंबर 1948 को अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं कि गाय का क्या महत्व है। अगर इसको समझना चाहते हो तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बाबर का वह कथन जो उन्होंने हुमायूं को कहा था। क्या कहा था? कहा था गो कुशी से परहेज रखना, यानी गाय के वध से परहेज रखना। ऐसा करने से हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को काबू में कर लोगे। अगर हिंदुस्तान के लोगों के दिल में जगह बनानी है तो गाय के वध को कंट्रोल कर लेना। आप हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जगह बना लोगे। ऐसा बाबर ने हुमायूं को कहा था। ऐसा सेठ गोविंद दास जी संविधान सभा में कह रहे हैं। क्या गजब की बात है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस स्तर का डिस्कशन हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि अब मैं कुछ दक्षिण के साथियों के लिए भी बात कह दूं क्या? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं नहीं, इसका इतना समय नहीं है, बस ये बात ठीक है, इतना ही बोलने का अवसर दे दिया, वही बात ठीक है। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं, श्रीमान मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी जिसमें मैंने चाहा था कि गोवध पर पूर्ण निषेध कर दिया जाए, परंतु पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन से समझौता कर लेने के बाद मैंने अपना संशोधन छोड़ दिया। मैं संशोधन नहीं रखना चाहता। इस प्रकार से उन्होंने अपना संशोधन नहीं रखा। आप देख लीजिए किस प्रकार से बातें आगे बढ़ रही है संविधान सभा के अंतर्गत। दूध का क्या महत्व है, गाय के दूध का महत्व, गाय का महत्व, उसकी आर्थिक दृष्टि से महत्व, हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में गाय का उल्लेख किस तरह से किया गया, विस्तार से उसके ऊपर चर्चा चल रही है। अब आ रहे हैं आरवी धुलेकर साहब। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान मैं बचपन से ही सदैव यह विश्वास करता रहा हूं कि भारत का एक धार्मिक उद्देश्य है, और चूंकि भारत का एक धार्मिक उद्देश्य था इसी कारण मैंने इस देश की स्वाधीनता चाही। अनेकों करोड़ों मनुष्य जो इस देश पर बलिदान हो गए, उन्होंने मेरे समान ही ये विश्वास किया कि भारत का एक धार्मिक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है? वह धार्मिक उद्देश्य यह था कि हम संसार के कोने कोने में जाए, शांति, प्रेम, स्वतंत्रता और अभय का संदेश संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दे। जब स्वाधीनता मिल गई तो मैं ये सोचकर खुश हुआ कि मैं अपने उस उद्देश्य का पालन करूंगा और संसार में यह संदेश भी ले जाऊंगा कि भारत को संसार के किसी देश से ईर्ष्या नहीं है, उसका राज्य प्रसार का उद्देश्य नहीं है, वरन हम संसार के समस्त युद्ध, कुरेजी, अन्य बुराइयों को समाप्त करने में विश्वास करते हैं। इस प्रकार की बात वो कहना चाह रहे हैं। आप देखिए इसके बाद में ZH लारी जी जो कि संयुक्त प्रांत के मेंबर है, वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय मैं उन लोगों की भावना की सराहना करता हूं जो गौ रक्षा चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर चाहे वो इस देश की कृषि के हित में चाहे। मैं यहाँ किसी संशोधन का विरोध करने या उसका समर्थन करने के लिए नहीं आया हूं, वरना सभा से यह प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि वह स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दें और इस विषय को संदिग्ध दशा अथवा संदेह अवस्था में ना छोड़े। साथ ही साथ सभा को यह समझ लेना चाहिए कि भारत के मुसलमान इस विचार को मानते चले आ रहे हैं और अब भी मानते हैं कि उन सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना जिनके द्वारा राज्य पर शासन होता है, वे बकरीद के अवसर पर गो अथवा अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं। यह बहुमत के निश्चय करने की बात है कि वह जैसा चाहे निश्चय करे। बहुमत संप्रदाय जिस प्रवृत्ति को अंगीकार करता है, हम उसमें बाधा डालने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। ऐसा लारी साहब अपने उद्बोधन में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अब आ रहे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी के बारे में आप जानते हैं, वो संविधान सभा के मेंबर थे, मुस्लिम लीग से चुनकर आए थे और सबसे बड़ी बात है कि वो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला को बाद में आसाम का मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला था, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान सभा के समक्ष वाद विवाद के विषय के 2 रूप है, एक धार्मिक और दूसरा आर्थिक। कुछ लोग जो हमारे संविधान में एक ऐसी धारा चाहते हैं कि गोवध सदैव के लिए बंद कर दिया जाए, वे इस विषय को धार्मिक रूप देते हैं। उनके विचारों से मुझे पूर्ण सहानुभूति है क्योंकि मैं तुलनात्मक धर्म का विद्यार्थी हूं। मैं जानता हूं कि हिंदू राष्ट्र का एक बड़ा बहुमत गाय को देवी के रूप में पूजता है और अतः उसका वध देखने के विचार तक की कल्पना नहीं कर सकता। जैसा कि सबको विदित है, मैं मुसलमान हूं। मेरी धार्मिक पुस्तक पवित्र कुरान में मुसलमानों को एक आदेश है जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि धर्म के नाम पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अतः मैं अपने निषेधाधिकार का उस समय प्रयोग नहीं करना चाहता जबकि मेरा हिंदू भाई धार्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को अपने संविधान में लाना चाहता। मैं अपने संविधान निर्माताओं के मार्ग नहीं रोकना चाहता। मेरा आशय संविधान सभा से है। यदि वे खुले मैदान में आकर सीधे सीधे कहे ये हमारे धर्म का अंग है,
गो के वध की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हम इसका प्रावधान मौलिक अधिकारों या निर्देशक सिद्धांतों में चाहते हैं। लेकिन जो लोग इसे आर्थिक रूप देते हैं, जैसा कि मुझसे पूर्व एक माननीय सदस्य ने कहा था, वे अनेकों हृदय में ये शंका उत्पन्न करते हैं कि गोवध के विरोध में हिंदुओं की कट्टर भावना की पृष्ठ द्वारा पूर्ति की जा रही है। यदि आप इसको आर्थिक रूप देंगे तो आपके समक्ष कुछ सत्य बातें मैं रखना चाहूंगा। इस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं और अपने खुद के राज्य आसाम का वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, आप ऐसा देख सकते हैं। इस बीच में ठाकुरदास भार्गव उन्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि जिन वर्षों का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन वर्षों में भारतीय सरकार ने गाय के वध पर या पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया था। इस प्रकार की बात कह रहे हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, और इस प्रकार से उनकी बातें आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। फिर गौशालाओं के बारे में विचार रखे जाते हैं। ठाकुरदास भार्गव उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं। वो कई बार कहते हैं कि ये आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से बातें रखी जा रही है। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला अपनी बात को अंतिम अवस्था में लाते हुए कह रहे हैं कि मुझे हर्ष है कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता महोदय ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लाखों मुसलमान हैं जो गौ मांस का भक्षण नहीं करते हैं। वो साफ साफ शब्दों में मोहम्मद सादुल्ला साहब ऐसी बात को रख रहे हैं। इसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधनों को स्वीकार करता हूं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब मैं एक एक संशोधन पर मत लूंगा, पहले पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन पर वोट लिरवा लेता हूं। वोट हुए और इसके बाद में ठाकुरदास भार्गव जी का जो संशोधन था वो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसी के साथ वो संविधान का भाग बन गया। और वो जो भाग बना आज वही हमें अनुच्छेद 48 के रूप में आपको दिखाई देगा। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट अनुच्छेद आता है आर्टिकल 39। आजकल भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 49 है वो उस समय जिस रूप में आया उसका नाम है आर्टिकल 39। क्या है आप जानते हैं? आजकल का जो आर्टिकल 49 है उसमें क्या लिखा है? राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, यही तो लिखा हुआ है। वो आर्टिकल संविधान सभा में जिस रूप में आया उसकी संख्या थी 39। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। क्या हुआ भाई? नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राज्य कार्यपालिका और व्यवस्था न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, ये बात अनुच्छेद 50 में लिखी हुई है। आर्टिकल 49 में लिखा कि राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य का ये दायित्व है। क्या दायित्व है? कि वह हमारे जो स्मारक है, हमारे जो हेरिटेज है और भी जो बातें हैं उनका संरक्षण करेगा, उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान से, उन्हें किसी भी प्रकार की जो कुरूपता आ रही है उससे बचाने का काम करेगा। ये बात लिखी हुई आर्टिकल 49 में। तो जो आर्टिकल 49 में आज जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 39 के रूप में आया है। क्या आया है जरा देखिएगा। और आया क्या है? जैसे रखा गया तुरंत स्वीकार कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि इसमें एक जो शब्द है स्पॉइल मतलब बिगाड़ना, उस शब्द के पश्चात एक शब्द जोड़ दीजिए जिसका नाम होगा डिसफिगरमेंट, इसका मतलब कुरूप करना। इस शब्द को जोड़ दीजिए और डॉक्टर अंबेडकर ने उस संशोधन को स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार से ये 39 स्वीकार हो गया, जिसे आजकल हम लोग 49 के रूप में जानते हैं कि राज्य राष्ट्रीय स्मारकों विरासतों का संरक्षण करेगा। वो वाला जो आर्टिकल है वो अब संविधान में अस्तित्व में आ गया। इस बीच में एक मेंबर बोल रहे हैं प्रोफेसर शिबनलाल सक्सेना जी उसी के बारे में। तो जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कह रहे हैं आप भाषण क्यों दे रहे हैं, जब मैं आपके संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तो इस संदर्भ में भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में वोटिंग हुई और वोटिंग में उसको स्वीकार कर लिया गया। फिर क्या हुआ? बेगम अयाज रसूल बीच में आती है। उन्होंने कहा मैं भी कुछ बोलना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा अब आपने बहुत देर कर दी है, अब हमने इस संशोधन को स्वीकार कर दिया, इसलिए अब इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं की जाएगी और इस प्रकार से ये भारतीय संविधान का भाग बन जाएगा और अभी वर्तमान में इसे हम लोग 49 के रूप में जानते हैं। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में आया 39A, 38 के बाद में 38A, फिर आया 39, फिर आया 39A। 39A क्या आ रहा है? डॉक्टर अंबेडकर उसका प्रस्ताव रख रहे हैं। वो कह रहे हैं राज्य यह प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा कि इस संविधान के लागू होने के 3 वर्ष के अंतर्गत
राज्य की लोक सेवाओं से न्यायपालिका को कार्यपालिका वर्ग से पृथक कर दिया जाएगा। 39A के रूप में आ रहा। मसौदा संविधान में यह अनुच्छेद नहीं था, इसी वजह से इसका नाम 39A रखा गया। वो जो 39A है वही अनुच्छेद आज अनुच्छेद 50 के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने खुद ने ये रखा और इसके पीछे जो तर्क है वो भी दिए। मैं नहीं समझता कि जो संशोधन मैंने पेश किया उसके समर्थन करने के लिए मुझे किसी लंबे भाषण की आवश्यकता है। दीर्घ काल से इस देश की यह इच्छा रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, इसलिए हमने ये नया अनुच्छेद जोड़ा है और यही नया अनुच्छेद बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि वर्तमान का है उसमें अनुच्छेद 50 के रूप में सामने आएगा। ठीक है, इसके बाद में टीटी कृष्णमाचार्य जी क्या बोल रहे हैं वो जरा देखिए। उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर का बाद का विचार है, अथवा मैं ये कहूंगा कि मसौदा समिति का ये विचार है। मैं नहीं समझ पाता कि संविधान के इस विशेष भाग का मसौदा बनाते समय उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। कदाचित उन्होंने ये सोचा कि चूंकि इस भाग में वो कह रहे हैं कि भाई ये जब आपने मसौदा जब बनाया था तब आपने ये अनुच्छेद क्यों नहीं रखा। आज आप 39A के रूप में लेके आ रहे हो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाएगा, तो आपको तो ये उस समय रखना चाहिए था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के नेतृत्व वाली समिति ने इसके ऊपर विचार क्यों नहीं किया, ऐसा टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं। टीटी कृष्णमाचार्य जी जब ये विचार रख रहे हैं, आप जानते हैं टीटी कृष्णमाचार्य जी खुद संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर थे, जानते हैं ना। लेकिन जब इन्होंने विचार किया तो उस समय वो मेंबर नहीं थे, ऐसी बात मैं कहना चाह रहा हूं। इसके बाद में उसके पीछे तर्क दिए गए कि भाई ऐसा करना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर विचार हुआ टीटी कृष्णमाचार्य जी के द्वारा। इस बीच में बी दास कुछ बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के इस संशोधन पर विचार विमर्श को अन्य किसी तिथि के लिए स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस अधिवेशन शीघ्र ही जयपुर में होने वाला है, वहां कांग्रेस में क्या विचार विमर्श होगा उसके बाद में हम इस अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? बी दास, जो कि उड़ीसा से आ रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं? दुर्भाग्यवश मैं ये देखता हूं कि भारत में वकीलों की भरमार है। इस सभा में 50% से अधिक वकील है, म्युनिसिपैलिटीज में आवश्यकता से अधिक वकील है, मंत्रिमंडल में वकीलों की बहुत अधिक संख्या है। मैं यहाँ की अपनी सरकार के संदर्भ में कह रहा हूं, यद्यपि इस सभा की एक पवित्र कामना है कि 3 वर्ष में हम कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देंगे। देखिए, आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में 3 वर्ष या 10 वर्ष या 20 वर्ष नहीं लिखा हुआ है, हमने किसी प्रकार की अवधि नहीं रखी है। लेकिन जब 39A का प्रस्ताव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने 24 नवंबर 1948 को जब रखा था, तब लिखा था 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। अब इस प्रकार की अवधि आपको दिखाई नहीं देती है, ऐसा आप जानते हैं। जैसे बी दास साहब अपना उद्बोधन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको स्थगित कर दीजिए क्योंकि जयपुर में कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला है, वहां हम इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे, तब तक आप इसको स्थगित कर दीजिए। वो अपनी बात को कह रहे हैं। फिर जैसे अपनी वो बात को कहते हैं, इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कुछ घोषणा कर रहे हैं। कल प्रातःकाल के 10 बजे तक ये सभा स्थगित की जाती है और इसके बाद बृहस्पतिवार तारीख 25 नवंबर सन 1948 के प्रातः 10 बजे तक के लिए यह सभा स्थगित हो गई। यानी 24 नवंबर 1948 को सबसे ज्यादा विचार विमर्श शराबबंदी पर हुआ। इसके बाद में गाय और गाय के वध पर रोक लगाने के संदर्भ में चर्चा देखने को मिली और थोड़ी सी चर्चा कार्यपालिका और न्यायपालिका पर पृथक्करण के संदर्भ में हुई। फिर इसके बाद में बी दास साहब ने यह प्रस्ताव रखा कि चूंकि कांग्रेस का एक सम्मेलन जयपुर में होने वाला है, इसलिए इस अनुच्छेद पर अभी चर्चा नहीं की जाए। टीटी कृष्णमाचार्य जी ने कहा कि मुझे बड़ा अचंभा लगता है कि इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हमने मसौदा संविधान में नहीं लाया और बाद में इसको हमने संशोधन के रूप में लाया। दोस्तों, ये जो ए के रूप में या बी के रूप में जो भी संशोधन लाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो मसौदा संविधान का भाग नहीं थे। ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। जो 39A के रूप में लाया गया वही बाद में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 के रूप में हमारे सामने आया। 39A में जब लाया गया तो उसमें 3 साल की अवधि का उल्लेख किया गया था। आज के दिन भारतीय संविधान में इस प्रकार की कोई अवधि का उल्लेख नहीं है। तो आज 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जो चर्चा हुई उस पर हमने चर्चा की। आप लोगों ने बहुत सक्रियता के साथ इस चर्चा में भाग लिया। रमेश कुमार जी, दुर्गा जी, आशा कुमारी जी, वीरेंद्र जी, हरमन जी, अरविंद भाई, विराट बगरिया जी, ये तो बहुत एक्टिवली जुड़े रहे। उनके जो मैसेजेस हैं वो भी बतलाते हैं कि आप चर्चा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी आप अगले प्रश्न पूछ पा रहे हैं। यूट्यूब के जो साथी जुड़े उनका भी दिल से साधुवाद। सुनिधि जो है वो कह रही है कि 39A
ये 39A बेटा अभी वाला नहीं है, ये 39A मसौदा संविधान में रखा गया था 24 नवंबर 1948 को, जो आजकल हम लोग अनुच्छेद 50 के रूप में जानते हैं। तो ये अजीब सी चर्चा आपको जरूर लग रही होगी, पर ये चर्चा ऐसी है जैसा हम संविधान सभा में बैठकर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को बहुत नजदीक से अनुभूत कर रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा का प्रयास किया जा रहा है। बाकी सारी चर्चा हम कल करेंगे। कल मतदान दिवस है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।